आखिरकार नेपाल में तख्तापलट हो ही गया। नेपाल के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, गृह मंत्री हो, आज के टाइम पर सबने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन यहां तक तो बात ठीक थी। एक दुखद बात यह देखने को मिली है, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, नेपाल के वर्तमान में वित्त मंत्री और भी तमाम ऐसे मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा करके रोड पर पीटा गया है। नेपाल में हिंसा बहुत भयंकर रूप ले चुकी है। वहां की जनजी के द्वारा जो प्रोटेस्ट था वो हिंसात्मक हो चुका है। वहां के राष्ट्रपति हों, पूर्व प्रधानमंत्री हों, उनके घरों में घुस घुस करके उनको बाहर निकाल करके लाया जा रहा है, रोड पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? कहा तो जा रहा है भैया पहले करप्शन की वजह से, फिर कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया बैन की वजह से, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अंततः यही आपको देखने को मिलेगा कि ये एक पैटर्न बनता चला जा रहा है। अपने आसपास के देशों को अगर आप ध्यान दे करके देखोगे तो चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, आसपास के जितने भी देश रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो ऐसे ही कू करके हुआ है। और पिछले के 2-3 सालों में ही अगर सिर्फ उठा करके देखोगे तो आप श्रीलंका को देखोगे, बांग्लादेश को देखोगे और नेपाल को। इसमें जो युवा हैं उनको प्रेरित किया जाता है, युवाओं का आड़ लेकर के, छात्रों का आड़ लेकर के इनको ये बताया जाता है कि छात्र जो है वो गुस्से में है। छात्र संघ हो कहीं पर छात्र के संगठन हो, कहीं पर छात्र के जो ग्रुप हो, जेनजीज हो, यहाँ पर इनके द्वारा बताया जाता है कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इससे ये हो जाता है कि भाई चलो ठीक है, जो छात्र हैं तो शुरुआत में उनको थोड़ा सा एक सॉफ्ट वो मिल जाता है कि शुरुआत में उतना कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि अगर उन पर एक्शन लिया जाएगा तो फिर देश में एक गलत माहौल जाएगा। तो धीरे धीरे लेकिन उसमें सब इकट्ठा होते चले जाते हैं और फिर कू हो जाता है। यहाँ पर ये जो घटनाएं आ रही हैं सामने, इसमें जेनजी के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा है। कल ही मैंने आपको इस पर एक वीडियो दी थी कि अब नेपाल की बारी है, और हुआ भी सेम वैसा ही कि नेपाल की बारी आ ही गई और फिर तख्ता पलट भी वहां पर हो गया। अब इसमें विदेशी ताकतें हैं, इनका हाथ है। विदेशी ताकतें अपने हिसाब से सत्ता परिवर्तन करना चाहती हैं कि क्या है, ये तो मामला बाद में खुल करके आएगा। अभी की स्थिति वहां पर बहुत बुरी बनी हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री को वहां की सेना के द्वारा अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे करके खिसक लिए हैं। ठीक वैसे ही जैसे शेख हसीना भाग निकली थी, ऐसे ही उनको वहां के सेना के द्वारा हटा दिया गया है, किसी अज्ञात प्लेस पर ले जाया गया है। अभी किसी को पता नहीं है, नहीं तो उनका क्या हाल होता वो तो भगवान ही जाने। मतलब आप समझो कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनको उनके घरों में से निकाल करके पीटा जा रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री की तो सोचो ही क्या होगा। उसके अलावा वित्त मंत्री का आप ये वीडियो देखो। आपने देखा अभी वीडियो किस प्रकार से दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है रोड पर। इसके अलावा राष्ट्रपति आवास हो, गृह मंत्री का आवास हो, पूर्व प्रधानमंत्रियों का आवास हो, इन पर आगजनी की जा रही है, इनको जला दिया जा रहा है। और ये सब हिंसा भड़की है सोशल मीडिया बैन को लेकर के भड़की है। ध्यान रहे, ये जो हिंसा थी पहले प्रदर्शन था, प्रदर्शन के बाद ये हिंसात्मक हो गया जब सरकार ने एक्शन लिया सोशल मीडिया बैन लगा करके। क्योंकि सोशल मीडिया बैन से पहले ही प्रदर्शन चल रहे थे, वो छोटे स्तर पर चल रहे थे। वो प्रदर्शन करप्शन के खिलाफ चल रहे थे। सरकार में काफ़ी करप्शन का मामला आ रहा था सामने, इसको लेकर के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए। लेकिन बाद में जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, इसके बाद से ये प्रदर्शन और तेज़ी से बढ़ गया। क्योंकि अब इस सोशल मीडिया ऐप के जरिए आज के टाइम पर ना बहुत सारे लाखों स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, लाखों लोग अपने परिवारजनों से कांटेक्ट में रहते हैं, विदेशों में जो रह रहे होते हैं। एक डेटा के मुताबिक लगभग 50 से 70 लाख लोग जो है नेपाल के वो बाहर रहते हैं, और वो लोग अपने फैमिली से इन्हीं व्हाट्सएप हुआ या टेलीग्राम हुआ, इन सब के माध्यमों से जुड़े रहते हैं। क्योंकि आप जानते हो इंटरनेशनल कॉल का पैसा लगता है, और व्हाट्सएप और ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बड़ा आसान हो जाता है लोगों से कांटेक्ट में रहने का विदेशों में। तो इस प्रकार से वो लोग इन सब से कांटेक्ट में थे, लेकिन जब बैन हुआ तो अचानक से ये पूरा कनेक्शन ही कट गया। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपना रोजी रोटी चला रहे थे इससे। उनका बहुत सारी कंपनियां, मतलब एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो या बहुत सारे जो ऐसे एडिटेक या और भी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, वो सब अचानक से ठप हो गए।
सरकार के इस फैसले से। इस वजह से जनता में और तेजी से आक्रोश बढ़ा और उसके बाद से फिर वहां पर प्रदर्शन तेजी से बढ़ गया। सबको ये लगा कि भाई एक तो करप्शन पर आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, ऊपर से आवाज अगर कोई उठा रहा है तो उसको आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हो सोशल मीडिया वगैरह बैन करके। लेकिन यहाँ पर सवाल यही आता है कि क्या कोई देश का प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री, देश के गृह मंत्री का घर जला सकता है? उसके यहाँ मतलब उसको रोड पर बुला बुला कर, रोड पर ले आकर के, दौड़ा दौड़ा करके पीट सकता है? इतना बड़ा आक्रोश। आप लोकतंत्र हो, अभी वहां पर राजशाही तंत्र की मांग की जा रही है वैसे, कि फिर से राजशाही तंत्र लाई जाए। नेपाल में लंबे समय से राजशाही तंत्र चल रहा था, अभी बीच में वहां पर लोकतंत्र लाया गया था, लेकिन फिर से अब वही मांग हो रही है कि पुरानी राजशाही तंत्र लाई जाए। लेकिन जिस प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है कि वहाँ के राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है, ये तो गनीमत यही रह रही है कि वो लोग समय रहते भाग निकल रहे हैं। अगर भाग ना निकले तो पता लगे कि उनको मार ही डाला जाए। जिस प्रकार से यहाँ पर तो कुछ मंत्री वगैरह पकड़े गए, अब ये धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पर भी बढ़ता जा रहा है। आप देखोगे कि श्रीलंका में क्या हुआ, गोटाबाया राजपक्षे भागे थे, उनकी राजपक्षे फैमिली जो है वो गायब हुई थी। इसके बाद बांग्लादेश में शेख हसीना केवल भागी थी, बाकी के मंत्रालयों को जो मंत्री थे वो जेल में डाले गए थे। ऐसा कोई एक्शन नहीं देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर और एक लेवल ऊपर आ गया। यहाँ पर वहाँ के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, इन सबको पकड़ पकड़ करके, दौड़ा दौड़ा करके रोड पर पीटा जा रहा है। और ये स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। और ये समझ लो कि किसी भी देश के लिए, ये दक्षिण एशियाई देशों में ही हो रहा है, बाकी के आप न यूरोपीय देशों में कभी देखोगे ऐसा, न अमेरिका में ऐसा देखने को मिलेगा, ना आपको बाकी जगहों पर ऐसा देखने को मिलेगा अभी तक तो, खास करके। हाँ, एक बार ऐसा मामला देखने को मिला था जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे, तो अमेरिका में वहां पर भी व्हाइट हाउस पर लोग चढ़ाई कर गए थे, ऐसा प्रदर्शन हुआ था। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ था कि किसी के राष्ट्रपति को या मंत्री को निकाल करके लाया जाए और मारा जाए, या फिर वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़े। खैर, अमेरिका बड़ा देश है, पावरफुल है, आर्मी स्ट्रांग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2019 से लेकर अभी तक भारत में भी कई बार कोशिशें की गई। हालांकि भारत जो है एक बड़ा देश है, बड़ी आर्मी है, बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर, तो कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कई बार प्रयास किए गए, आंदोलन होता है, उसके आड़ में कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी घिर आते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन होना गलत है। आंदोलन जो लोग करते हैं वो सही पर्पज के लिए करते हैं, जो पीसफुल आंदोलन करते हैं। लेकिन उसी की भीड़ में, उसी की आड़ में कुछ ऐसे घुसपैठिए घुस आते हैं या घुसा दिए जाते हैं विदेशी ताकतों के द्वारा, जिनके द्वारा यह किया जाता है कि प्रदर्शन को हिंसात्मक बनाया जाए। इस चीज़ का वो आंदोलन कर रहे लोग खुद ही विरोध करते हैं कि भाई हम लोग तो यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप तो लोग कहाँ से आ गए, तुम कहाँ से आ गए, मैं तो तुम्हें पहचानता ही नहीं। लेकिन घुस आते हैं, और घुस आते हैं तो उनके पास ऐसे ऐसे चीज़ें भी होती हैं। मतलब अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि बोरी भर भर करके पत्थर इकट्ठा आ गए। अब आप सोचो, जो एकदम प्लेन पक्की हाईवे है, बढ़िया सा एकदम अच्छा रोड है या अच्छा मैदान है, वहाँ पर इतने सारे पत्थर एक जगह पर कैसे आ जाते हैं अचानक से? इतने पत्थर आ जाते हैं अचानक से। उसके बाद फिर कई बार तलवारें देखने को मिल जाती हैं, कई बार पेट्रोल बम, मतलब आप सोचो कि डिब्बे में भर भर कर पेट्रोल बम का इस्तेमाल लोग करने लग रहे होते हैं। ये सब चीज़ें अचानक से कहाँ से आ जाती हैं? इसका साफ साफ मतलब है कि इन्हीं आंदोलनों की आड़ में पीछे से कुछ लोग घुस जाते हैं, और वो उनका मकसद यही होता है, हिंसा फैलाना, आगजनी करना, देश को असंतुलित करना। इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। भारत के प्राइम मिनिस्टर का भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम लोग स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं अपने पड़ोसी देश में। नेपाल जो है पड़ोसी देश है और अच्छे रिलेशन है अपने, तो वहाँ की स्थिति, वहाँ पर जो भी हेल्प होगी वो किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अपने बहुत सारे नागरिक भी वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको भी कहा गया है कि जो नेपाली अथॉरिटीज़ हैं उनके संपर्क में रहें, इंडियन अथॉरिटीज़ के संपर्क में रहें, और जैसे भी कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाए उसका पालन करें। आगे जो भी कोई अपडेट आता है मैं आपको बताऊँगा ही। लेकिन आपको क्या लगता है इस मैटर पर कि ये पैटर्न बनता जा रहा है जो, क्या इसका परिणाम कभी भारत पर भी देखने को मिलेगा? क्या भारत में भी ऐसे ही कू करने का प्रयास किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो भारत को किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए, ये आप कमेंट करके बताइए। देखिए, आप सरकारों से असंतुष्ट हो सकते हैं, उसकी कुछ पॉलिसीज़ का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, महात्मा गांधी जी के देश में रह रहे हैं। गांधी जी का मतलब इतना बड़ा बड़ा आंदोलन रहा, आपने देखा। असहयोग आंदोलन में उन्होंने असहयोग आंदोलन को 1922 में इसीलिए बंद किया था क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया था। चौरा चौरी कांड हो गया था, इस वजह से गांधी जी ने कहा नहीं, हमारा हिंसात्मक नहीं मकसद है। अगर कल को यहाँ पर हिंसा हो जाएगी तो हमारा तो मकसद ही टूट जाएगा, तो फिर कल को फिर से जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, जो एक शांतिपूर्वक आंदोलन था, इतना बड़ा आंदोलन बन गया था।
तो हम लोग महात्मा गांधी के, गौतम बुद्ध के देश हैं, तो हम लोग को तो बिल्कुल इस प्रकार से इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ ही नहीं करना चाहिए। अगर प्रदर्शन करना है, आंदोलन करना है, तो आप शांतिपूर्वक करो। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, टीचर्स डे पर इस बार ऑफर नहीं दिया गया था, तो ऑफर को डिले में दिया गया है। तो टीचर्स डे ऑफर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं हमारी ई बुक्स को लेकर के। रेलवे साइंस की ई बुक हो, राफेल हो या ग्रुप डी का हो, जनवरी से जून की ई बुक हो या जनवरी से जुलाई की वन लाइनर हो या मंथली कोई भी हो, ये सब आप गुरु कूपन कोड यूज़ करके प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे जो वीडियो कोर्सेज हैं इनको भी आप ले सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है, आप जानते हो 17 नवंबर से है, और 199 में पूरा कंप्लीट बैच आपको ग्रुप डी का दिया जा रहा है, तो आप इस बैच को भी अवेल कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर ही ये आपको बैच मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहाँ पर जाइए, कूपन कोड टाइप कीजिए गुरु, और आपको डिस्काउंट मिलेगा 80% तक का। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।